हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की। और अभी तक हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में डिस्कस किया था मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, कैसे मल्टीटास्किंग को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हार्डवेयर को फुली यूटिलाइज करने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। थ्रेड क्लास क्या होती है, उसके कंस्ट्रक्टर्स, उसकी इंपॉर्टेंट मेथड्स, और फिर हमने डिस्कस की थी थ्रेड लाइफ साइकिल। आज हम पहला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे जब दो डिफरेंट थ्रेड्स को हम मेन थ्रेड के साथ कंट्रोल करेंगे। एक एक तरीका हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मतलब हमें डायरेक्टली मल्टीपल थ्रेड्स को एक ही क्लास से इम्प्लीमेंट नहीं करना है। पहले हम अलग अलग क्लास में एक एक थ्रेड को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम तरीका समझेंगे कि हम एक सिंगल क्लास बना के भी हम कई तरीके से मल्टीपल थ्रेड्स को बना सकते हैं। तो ये सब आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। अभी जो आज हमारा मोटिव है, हमें एक थ्रेड बनानी है जिसमें हमें पर्टिकुलर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है। मतलब मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे बट बाय एक्सटेंडिंग स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास। अगर मैं इसी दो क्लास बना लूँगा, इसे दो डिफरेंट थ्रेड अगर क्रिएट करता हूँ, तो दोनों को साइमल्टेनियस अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे कि कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है। सीपीयू शेयर्ड मोड में दोनों थ्रेड को सर्विसेज देगा। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली आज देखेंगे यहाँ पर। तो पॉइंट समझते हैं दोस्तों सारे वन बाय वन। चूँकि पहले हम बात कर चुके हैं कि दो तरीके होते हैं थ्रेड को डिफाइन करने के जावा में। एक होता है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड द सेकेंड इज बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्लियर होना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं थ्रेड का, तो हमारी अप्रोच क्या होगी। तो सबसे पहले तो थ्रेड क्लास जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर मुझे मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करना है तो जो की क्लास है हमारे लिए वो कौन सी है, थ्रेड क्लास। ये आपको अच्छे से आइडिया है पूरा कि अब थ्रेड क्लास क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन द प्रोग्राम। अगर मैं थ्रेड क्लास का यूज़ करता हूँ, कोई क्लास एक्सटेंड करके बनाता हूँ, तो ये एक सिंगल थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। क्लियर, जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन है वहाँ पर वो सिंगल थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। इट हैज़ अ सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल। मतलब सबके अपने अपने रिसोर्सेस होंगे, अपना सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा। इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। थ्रेडिंग की यही खासियत है कि दे आर लाइट वेट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेड किसी कारण से किल हो गई, किसी कारण से टर्मिनेट हो गई, तो वो अदर जितनी भी थ्रेड्स आपकी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स थ्रेड अगर आपकी एग्जीक्यूशन में, तो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। ये इसका फ़ायदा है। तो इसका एक सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल है जो रन करती कॉन्करेंटली विथ अदर थ्रेड्स। मतलब जब अभी तो मैं दो थ्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, फिर फ्यूचर में आप कितनी भी थ्रेड बना पाओगे इसके साथ में। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद थ्रेड क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स टू क्रिएट इन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन थ्रेड। मतलब थ्रेड क्लास का फ़ायदा समझ में आ रहा है क्या है। ये कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करती, मेथड प्रोवाइड करती, जो हमने देखा भी है, डिस्कशन किया, लाइफ साइकिल भी हमने पूरी डिस्कस की थी। तो ये थ्रेड पे जितने भी ऑपरेशन है वो मेथड्स के थ्रू कंट्रोल होंगे। स्पेसिफिक हम उसके कंस्ट्रक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। थ्रेड क्लास एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को। मतलब जो स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास सारी क्लासेस के पेरेंट क्लास है। और दूसरा रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में या बिफोर लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, थ्रेड हमने ओपन की थी। चूँकि जावा ओपन सोर्स कोड है, हम किसी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि कोई कीवर्ड सेलेक्ट करोगे, आप F12 प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आप जावा की स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास को खोल सकते हो। एक एक कॉन्सेप्ट उसका जाके रीड कर सकते हो, किस मेथड में किस वेरिएबल को कैसे डील किया जावा ने। ये फ़ायदा ओपन सोर्स कोड का। ये उसका स्टैंडर्ड अप्रोच है। अब एक्सटेंड करने के साथ में ये सिंटेक्स भी बड़ा पॉपुलर है, जो हमने देखा है कि मैं अपनी कोई थ्रेड क्लास बना लूँ, चाइल्ड थ्रेड बना लूँ, यूज़र थ्रेड बना लूँ, हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना है थ्रेड। अच्छा, एक्सटेंड कीवर्ड की लिमिटेशन क्या है, हम एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते।
तो मैक्सिमम में सिर्फ थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर पाऊंगा, कोई अदर क्लास में यहाँ पर ऐड नहीं कर पाऊंगा एज ए पेरेंट क्लास। क्लियर, ये इसकी एकमात्र लिमिटेशन है। इसलिए फ्यूचर में हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, रनेबल को। पर ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है। चूंकि थ्रेड क्लास ने भी रनेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसने रन मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। और रन मेथड जब भी आप कोई थ्रेड इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें आपको रन मेथड को तो हमेशा ओवरराइड करना है, क्योंकि अगर क्लास आपकी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है या कर रही है तो आगे कोई नया बिहेवियर अगर आप थ्रेडिंग में देना चाहते हो तो थ्रेड बिहेवियर एक्चुअल में कहाँ लिखा जाएगा, पूरा रन मेथड के अंदर। तो रन मेथड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। क्लियर, हमेशा एक आदत डालना होगी कि हमारा जो थ्रेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हम चाहते हैं कि रन मेथड के साथ मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर के साथ जो एग्जीक्यूट हो, वो कोड हमेशा हम जाके कहाँ लिखेंगे, रन मेथड में। ये तो एक हमारी सेपरेट क्लास हो गई। मेन मेथड में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एंड देन वी कैन डायरेक्टली कॉल स्टार्ट मेथड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं थ्रेड क्लास को इनहेरिट करता हूँ तो सबसे आसान काम क्या है, मेन में जाना है, सीधे आपकी जो यूज़र थ्रेड है, चाइल्ड थ्रेड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट। और ये बात आप रिकॉल करो, मैंने जब लाइफ साइकिल आपसे डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने देखा था कि स्टार्ट कॉल होते ही तुरंत उसको सीपीयू नहीं मिलेगा, तुरंत आपकी रन मेथड कॉल नहीं होगी। क्या होता है इस केस में, इसको बोलते हैं रेडी टू रन। स्टार्ट होने के बाद ये जो थ्रेड है ये न्यूबॉर्न स्टेट से ट्रांसफर हो जाती है रनेबल स्टेट में। अब रनेबल स्टेट मतलब रेडी टू रन। जो शेड्यूलर है वो किसी भी समय थ्रेड को सिलेक्ट कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो किसी भी टाइम पे वो सीपीयू के पास जा सकती है। क्लियर, और ये दिखेगा, जरूरी नहीं कि मैंने जिस ऑर्डर में थ्रेड को स्टार्ट किया उसी ऑर्डर में उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। क्लियर, ये सब कुछ अभी हम आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे चलाने के बाद। ये दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। थ्रेड अगर मुझे मतलब एक्सटेंड के कॉन्सेप्ट से अगर बनाना है तो सिंपल थ्रेड क्लास को इनहेरिट करो, रन मेथड को ओवरराइट करो। क्लियर, दूसरी बात, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ मेन में जाके और उसको स्टार्ट मेथड से कॉल कर लो। इतनी सी रिक्वायरमेंट है बस, छोटी सी। इसको कोड लिख लेते हैं यहाँ पर जाके, हम एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर, क्लास चाइल्ड थ्रेड 1 एक्सटेंड्स। अरे अभी हमारा अप्रोच क्या है, हमें थ्रेड क्लास को इनहेरिट करना है, तो हमने चाइल्ड थ्रेड 1 बना ली अभी यहाँ पर एक। और ये मैं अभी जो रूटीन वाला सबसे देसी पैटर्न है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर, सिंपल तरीका है थ्रेड बनाने के लिए। क्या करेंगे यहाँ पर अब, और हर थ्रेड में एक ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास, पब्लिक वॉइड रन। चूँकि स्टैंडर्ड मेथड है, रनेबल इंटरफेस की मेथड है, तो इंटरफेस की मेथड जब भी ओवरराइड होती है पब्लिक कीवर्ड के साथ होती है। क्लियर, तो रन मेथड में जो भी कोड लिखूंगा मैं वो चाइल्ड थ्रेड 1 का कोड होगा हमारा। क्लियर, अब इसको इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या हुआ, हम मैसेज कर दें यहाँ पर चाइल्ड थ्रेड 1 स्टार्टेड। यहाँ हम लोग थोड़ा सा लूप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक, जिससे एग्जीक्यूशन थोड़ा हमारा इजी हो जाए। I1 मैं इसको 10 तक रन कर रहा हूँ, बाद में आप जितने चाहो उतना काउंट आप ले सकते हो चलाने के लिए। क्या कर देंगे यहाँ पर, हम मैसेज कर देंगे चाइल्ड थ्रेड 1 का काउंटर आ रहा है अभी ये आई। और जब ये पूरा काम हो जाए तो हम ये बोलते हैं यहाँ पर चाइल्ड थ्रेड अरे जब भी ये थ्रेड टर्मिनेट हो तो हमने एक बेसिक कोड लिख दिया यहाँ पर। चाइल्ड थ्रेड 1 ने थ्रेड को इनहेरिट किया, अभी कोई कंस्ट्रक्टर कोई कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा रन मेथड हमने इम्प्लीमेंट कर दी यहाँ पर।
क्लियर। रन मेथड आने के बाद कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमने चाइल्ड थ्रेड 1 को स्टार्ट किया, अब ये आइटरेट होगी 10 राउंड्स प्रोसेस करेगी यहाँ पर, और चाइल्ड थ्रेड 1 एंडेड, मतलब जब भी उसका टर्मिनेशन आएगा तो एक सिंपली मैसेज फ्लोट करे और एंड हो जाए। क्लियर। सिमिलरली अपन एक सेकेंड थ्रेड बना लेते हैं यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। एक सेकेंड थ्रेड हमने क्रिएट कर दी, चाइल्ड थ्रेड 2, इसने भी इनहेरिट कर लिया और सिंपली मैसेज में चेंज कर दिया ताकि आपको डिफरेंस फील हो कि हम दो अलग अलग थ्रेड साइमल्टेनियस चला रहे हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं होगा कि सभी 10 राउंड चलेगी या 100 राउंड से 1000 राउंड्स। हर थ्रेड का अपना अपना प्रोसेस होगा, अपना एग्जीक्यूशन टाइम होगा। हो सकता है जब हम किसी बड़े मॉड्यूल पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कहीं थ्रेड का अपना सेपरेट बिहेवियर भी होगा। तो ये एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि हमने दो अलग अलग थ्रेड बना दी। चाइल्ड थ्रेड 1 ने भी थ्रेड को इनहेरिट किया। देख लो आप, कोड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने है, बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम थ्रेड पे कमांड करेंगे। मतलब जिसको थ्रेड बनाना आ जाएगी ना, फिर तो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर करके इफेक्ट देख सकते हैं पूरा, पर एटलीस्ट हमको थ्रेड बनाते आना चाहिए। एक समय में हम जितनी चाहें उतनी थ्रेड क्रिएट कर पाएँ, ये हमारी नीड है। अभी तो मैंने दो चाइल्ड थ्रेड बना ली यहाँ पर, यूज़र थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, कुछ ही बोल दो आप, क्योंकि हम मेन को मानते हैं मेन थ्रेड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी यहाँ पर। क्लियर केस। अब हम क्या चाह रहे हैं, मेन में दो थ्रेड आ गई हमारे पास, हम यहाँ मैसेज कर देते हैं। थोड़ा सा ये मैसेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से फील आएगा कि मेन थ्रेड कब स्टार्ट हो रही है। और एक हम चाहते हैं मेन थ्रेड एंडेड। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब एग्जीक्यूशन जब भी स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। क्लियर। अब पहले मेन थ्रेड स्टार्ट होगी, उसके बाद वो अदर थ्रेड को स्टार्ट करेगी, क्योंकि अदर थ्रेड को तो क्रिएट करना पहले पड़ेगा पहले हमको। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लें यहाँ पे, चाइल्ड थ्रेड 1 T1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड थ्रेड 1। एक ऑब्जेक्ट इसका बना लिया हमने। एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया चाइल्ड थ्रेड 2। अच्छा, एक चीज़ समझना है कि हमने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है, और इनहेरिटेंस पढ़ने में हमने क्या नोटिस किया है कि कोई भी क्लास जिसकी पेरेंट क्लास थ्रेड है, वो क्लास भी थ्रेड हो गई। अब अरे थ्रेड का जो एक एंटायर बिहेवियर है वो तो चाइल्ड थ्रेड 1 और 2 में आ गया अब, और उसका चूंकि बिहेवियर मुझे ओवरराइट करना था तो मैंने रन मेथड को दोनों केस में इंप्लीमेंट कर दिया। अब क्या किया मैंने, दोनों थ्रेड के ऑब्जेक्ट बना लिए। चूंकि यहाँ पर हम थ्रेड को इनहेरिट कर रहे हैं तो ये जो T1 T2 है ये डायरेक्टली थ्रेड को इंडिकेट कर रहा है अभी। क्लियर। और जब ये थ्रेड इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, T1 डॉट स्टार्ट कॉल कर लिया हमने यहाँ पर, और T2 डॉट स्टार्ट, इतना ही काम कर रहा हूँ बस मैं। समझना आप पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी के साथ में। अच्छा, मेन का कितना रोल है, मेन स्टार्ट होगी, वो अदर थ्रेड्स को क्रिएट करेगी। अदर थ्रेड्स को क्रिएट करा मतलब न्यूबॉर्न स्टेट में आ गई वो। फिर हमने स्टार्ट कर लिया दोनों थ्रेड को। दोनों थ्रेड का ऑर्डर आपके सामने दिख रहा है कि मैंने पहले T1 को स्टार्ट किया है, फिर मैंने T2 को स्टार्ट किया है, लेकिन इसके बाद गारंटी नहीं कि रन मेथड या CPU की सर्विसेज उसी ऑर्डर में होगी। ये ऑर्डर चेंज हो सकता है ड्यूरिंग रन टाइम। क्लियर। मेन थ्रेड एंडेड, इतना अपन अभी करके देखते हैं समझ के। यहाँ पर इसको रन करते हैं हम। देखो अब क्या हो रहा है, रिजल्ट को समझना आप। सबसे पहले हमने लिखा मेन थ्रेड स्टार्टेड, दिख रहा है प्रिंट, जबकि हमने कुछ कंट्रोल नहीं किया, और मेन थ्रेड हमारी एंड भी हो गई। चूंकि मेन में ऐसा कुछ था नहीं, अब मेन ने दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया और वो खुद टर्मिनेट हो गई। इससे एक बात समझ में आ गई
कि कोई एक थ्रेड अगर हमारी टर्मिनेट हो भी जाती है तो भी मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में कोई इम्पैक्ट नहीं आता उसका, बाकी थ्रेड अभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। फिर क्या हुआ देखो आप, चाइल्ड थ्रेड 1 स्टार्टेड 2 स्टार्टेड दोनों हो गई, 1 के बाद कंट्रोल चले गए 2 में, 1 2, फिर देखो 1 1, फिर 2 1 2 1 2 1, ऐसा अलग अलग आ रहा है पूरा। क्लियर, समझ में आ रहा है केस यहाँ पर। और 1 एंडेड 2 एंडेड, अच्छा जबकि बीच में ऐसी प्रोसेस थी यहाँ पर देखो आप कि 1 2 बार आ गया था, यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स था क्या? रिजल्ट में कोई फिक्सिंग नहीं है। जब मैं सेकेंड टाइम इसको रन करूँगा हो सकता है और वेरिएशन आ जाए रिजल्ट के अंदर, या हम इसको थोड़ा सा 50 बार चला लें सिर्फ रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि हमको दिखे कि थ्रेड आर्किटेक्चर का थॉट क्या है पूरा। समझना आप, रिजल्ट को 1 2 1 2 ये कंटिन्यू 2 आ रही 2 बार देखो, फिर ये 1 2, फिर ये 2 2 आ गई एक बार, फिर 2 2 आ गई, ये 3 4 1 एक साथ आ गई 5, देखो आप दिख रहा है ये 8 9 10 11 सब 1 के हैं, थ्रेड 1। तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी ना, कई जगह मिक्सिंग है 1 1 1 1, फिर 2 2 2 3 बार आ गई। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये मल्टीपल कोर जब प्रोसेस करते हैं थ्रेड को, तो आपकी थ्रेड या जो पूरी प्रोसेस है वो पार्टीशन हो गई, ब्रेक हो गई। एक समय में किसी थ्रेड को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल गया, सेकेंड थ्रेड को कम रिस्पॉन्स मिला, इसलिए मैंने 50 तक चलाया अभी। और ज़्यादा आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो चूंकि हम सब चीज़ों को प्रिंट कर रहे हैं अभी, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगी, देखो 1 1 1 3 बार है, 2 1 2 2 2 2 2 कंटिन्यू दिख रहा है पूरा। तो ये समझने वाली बात है। यहाँ लास्ट में देखो आप 2 2 2 2, ये 43 44 ये एंड हो चुकी है, 1 बीच में टर्मिनेट हो गई। और क्योंकि जिस कोर में आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो वहाँ अगर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस है तो पता लगा 2 जहाँ पर चल रही थी वहाँ कुछ और भी था साथ में, तो 2 को रिस्पॉन्स कम मिला, जबकि 1 जिस कोर में एग्जीक्यूट हो रही वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट थी, उसको पहले फिनिश हो गई। क्लियर, तो ये प्रोसेसिंग आपको डिफरेंस आपको दिखेगा। हो सकता है मैं एक बार फिर रन करूं तो आपको एक नया आउटपुट फिर फेल होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही आउटपुट हमेशा चलेगा। इसको समझना। अभी हम चूंकि पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, अब की बार देखो यहाँ 2 पहले एंड हो गई, दिख रहा है चेंज। अरे पिछली बार 1 फिनिश हो गई थी और 2 चल रही थी, अब क्या 2 पहले फिनिश हो गई 1 कंटिन्यू हो रही है। और बीच में भी ये वेरिएशन दिख रहे होंगे आपको 1 2 वाले, कंटिन्यू 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है 2 3 4 बार। तो इनवेरिएबली थ्रेड्स को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो थ्रेड आर्किटेक्चर की ताकत ही यही है कि ऐसी कितनी भी थ्रेड जब बनती है, हम तो अभी सिर्फ 2 थ्रेड बना के बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसी सैकड़ों हजारों थ्रेड पैरेलल चलती हैं और सीपीयू सबको रिस्पांस दे रहा है, अलग अलग एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो आप देखोगे कि जब फाइनल टर्मिनेशन की बात आती है तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे आगे आने वाले समय में। अगर कुछ ऐसा लगता है ना तो ये कंट्रोलिंग होगी। अभी मैं इसका एक रॉ बिहेवियर आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक थॉट क्लियर हो जाए, कब कौन सी थ्रेड स्टार्ट हुई कब वो टर्मिनेट हुई, सब कुछ आपको क्लियर होना जरूरी है। हाँ, इसको अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों को हम प्रॉपर सेट कर दें तो हम एक एक थ्रेड को एग्जीक्यूशन के बाद कुछ पॉज दे सकते हैं चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्लीप मेथड हमने पढ़ी थी, याद होगा जब हमने ब्लॉकिंग की बात की थी। उसमें ब्लॉकिंग में वेट एक तरीका, सस्पेंड तो डिप्रिकेटेड है, और एक तरीका था हमारे पास स्लीप मेथड। तो मैं स्लीप मेथड यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अभी हम ये जो पार्ट है ये ट्राई ब्लॉक में लिख दें पूरे जाके, स्लीप मेथड चूंकि एक्सेप्शन थ्रो करती है, ये ट्राई हमने फिनिश कर दिया।
अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि अगर मुझे थोड़ा स्लीप के साथ कंट्रोल करना है एग्जीक्यूशन को, तो जैसे ही हम थ्रेड 1 को प्रिंट करें कहीं पर, मैं वापस इसको 10 कर रहा हूँ क्योंकि अब हम स्लीप यूज़ कर रहे हैं। जैसे थ्रेड 1 प्रिंट हो, हम किसको कॉल कर लें यहाँ पर, स्लीप 1000। ये मिली सेकेंड से वैल्यू है, ध्यान रखना आप। 1000 मिली सेकेंड्स मतलब 1 सेकेंड का पॉज आ जाएगा यहाँ पर, और 1 सेकेंड का पॉज आ गया मतलब ये थ्रेड 1 को रिस्पॉन्स करेगा। हालांकि 1 सेकेंड का पॉज तो बहुत ज़्यादा होता है, अपन 500 ले लेते हैं। हाफ सेकेंड का पॉज आ जाए, और जैसे ही स्लीप मेथड कॉल होती है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करती है, इसलिए हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। प्रिंट कर दिया अपन ने। अरे सबसे बेस्ट है ये कि आपको कंप्लीट स्टेटस मिल जाएगा स्टैक ट्रेस का यहाँ पर। तो ये जो कोड है पूरा, ये सेम कोड अपन नीचे भी इंप्लीमेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे थ्रेड हमारी चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, स्लीप का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा रिजल्ट के अंदर। बस ये ब्रैकेट में इसको जाके हम क्या कर दें, चाइल्ड थ्रेड 2। क्लियर है, दोनों में हमने पॉज दे दिया। पॉज देने का क्या हो गया, अब थ्रेड 1 को रिस्पॉन्स आएगा और वो किसी टाइम इंटरवल के लिए हाफ सेकेंड के लिए पॉज हो जाएगी। जैसे ही पॉज होगी सेकेंड थ्रेड एग्जीक्यूशन में आ जाएगी, वो एग्जीक्यूट होगी और वो उतने मिली सेकेंड्स का पॉज ले लेगी। इसके थ्रू हम सारे थ्रेड को टाइमली रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई प्रोसेस को पार्टीशन कर दिया और हमने बीच बीच में वेटिंग टाइम डाल दिया कि इतने मिली सेकेंड्स के लिए उसको वेट करना है, तो उसका एडवांटेज होगा कि जो अदर थ्रेड से वेटिंग में, दोस्त दे आर वेटिंग फॉर द सीपीयू, वो एंटर हो जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। अभी तो चूंकि 2 ही है, आप जब 25, 50, 100 थ्रेड बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से फील होगा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसको रन करते हैं अपन, देखो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आ जाएगा। अब क्लियर, 10-10 राउंड दोनों को चला लिया अपन ने। थोड़ा सा चीज़ें ट्यून्ड होगी, देखो अब आप स्टार्टेड एंडेड, देखो टाइम आ रहा दिख रहा जाता हुआ। हाफ सेकेंड का वेट है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, अलग अलग 1-2, 1-2 आ रहा है। क्यों 1-2, 1-2 आ रहा है, एक एक करके प्रॉपर टर्मिनेट हो गई। मतलब अब थ्रेड हमारी मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट तो हुई, लेकिन एक स्लीप मेथड कॉल करने से क्या हो गया, हाफ सेकेंड का उनने पॉज ले लिया। पॉज ले लिया, आपको रिजल्ट प्रॉपर दिख रहा है, और आपको प्रॉपर फील करना हो टाइम बढ़ा दो पॉज का। थोड़ा सा इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, आप ध्यान रखना मेरी बात को। 1000 दे दिया मैंने यहाँ भी, जरूरी नहीं कि एक जैसे ही देना है दोनों में। अब देखो आपके सामने एक एक सेकेंड के पॉज से रिजल्ट आएगा। मेन स्टार्ट हो गई 1-1, 2-2 दिख रहा है, प्रॉपर आपको फीलिंग आएगी चलता हुआ सब कुछ, क्योंकि हमने थ्रेड में अब इतना डिफरेंस जनरेट कर दिया प्रोसेस के बीच में। तो ये हमारा सिंपल सा वर्किंग है। आपने जब जब 1-1 सेकेंड का पॉज दिया एग्जीक्यूशन के अंदर, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। मैं भी 5-5 सेकेंड, 10-10 सेकेंड दे दूंगा। हम वेट ही कर रहे हैं, थ्रेड सीपीयू के लिए वेटिंग क्यू में, रेडी क्यू में आ गई, रेडी क्यू से वो वेट कर रही है सीपीयू का। क्लियर, यह कंटेस्ट स्विचिंग है रनेबल रनिंग के बीच का। आप याद करो थ्रेड लाइफ साइकिल को, थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी यहाँ पर। तो दोस्तों ये वो तरीका, पहला तरीका हमारा। अभी हमने बहुत बेसिक तरीके से थ्रेड बनाना शुरू करी। अच्छा ये भी समझ में आ गया कि मेन हमारी पहले फिनिश हो चुकी है, क्लियर, मेन टर्मिनेट हो चुकी है, स्टिल चाइल्ड थ्रेड 1, चाइल्ड थ्रेड 2 हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये बताती है बात कि थ्रेड इंडिपेंडेंट है। कोई एक थ्रेड अगर इन बिटवीन हमने टर्मिनेट कर दी, फिनिश कर दी, तो भी आपको दिखेगा कि बाकी थ्रेड आपके ऑनगोइंग है, उनका एग्जीक्यूशन चल रहा है यहाँ पर। तो ये बात हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए।
और मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर को जहाँ भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अब आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए इसको लेके कि मुझे अगर आसानी से थ्रेड एक्सटेंड करना हो, बनाना हो, तो ये काम भी कर सकते थे अपन। अच्छा, यही चीज़ें जो मैंने स्टार्ट मेथड यहाँ कॉल करी है, ये मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बना के भी कॉल कर सकता था अभी अंदर। चाइल्ड थ्रेड 1 का मैं कंस्ट्रक्टर बना दूँ और अंदर ही स्टार्ट कर दूँ। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट बनेगा और थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने यहाँ स्लीप लिखी है अभी। स्लीप मेथड चूंकि ये थ्रेड क्लास की मेथड है, मैंने इसको थ्रेड के अंदर कॉल किया, इसलिए डॉट वगैरह नहीं लगाया। क्लियर? लेकिन जब हम रनेबल के थ्रू या कहीं बाहर इसको कॉल करेंगे, थ्रेड के बाहर, तो फिर आपको थ्रेड डॉट स्लीप कॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने अभी यूज़ नहीं करा। यहाँ पे देखो आप, थ्रेड डॉट स्लीप। स्लीप क्यों लगा दिया डायरेक्टली? क्योंकि मैं अभी थ्रेड को इनहेरिट कर रहा हूँ, तो चूंकि वो पेरेंट क्लास की मेथड है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर पाता हूँ उसको। क्लियर? विदाउट एनी क्लास नेम। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ जब मैं कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट में तो डायरेक्ट स्लीप लिख दिया और यहाँ मैंने अब थ्रेड डॉट स्लीप लिख दिया। तो ये चूंकि थ्रेड क्लास की जो मेथड है, अगर मैं थ्रेड इनहेरिट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर अंदर क्लास बॉडी में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट था कि नहीं बाहर, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, मैं कंस्ट्रक्टर बना दूँ एक। यहाँ पे देखो आप, और मैंने चाइल्ड थ्रेड 1 का कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहाँ मैंने किसको कॉल कर दिया, स्टार्ट। चूंकि अब डॉट लगाया क्या यहाँ पर, क्योंकि वो बाहर क्यों लगाना पड़ गया था, क्योंकि मेन में अपन, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखो। क्लियर? अब ये T1 की नीड नहीं हम चाहते, तो यहाँ चूंकि अगर कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है मेरा, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जावा में, ये भी वैलिड है। अरे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं, मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और वो ऑब्जेक्ट थ्रेड ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा अंदर। अभी भी आप आउटपुट देखोगे, आपको वही दिखेगा, देखो सेम। मतलब एग्जीक्यूशन के वेरिएशन में तो अब कंट्रोल है ही नहीं, स्लीप मेथड है हमारे पास। देखो आप, थ्रेड स्टार्टेड, चाइल्ड थ्रेड 1 स्टार्टेड, मेन थ्रेड एंड हो गई, फिर चाइल्ड थ्रेड 2 टर्मिनेट हुई। अलग अलग वेरिएशन है रिजल्ट के अंदर। मैं अगर एक स्लीप यहाँ लगा दूँ मेन में, तो आपको दिख जाएगा कि मेन को भी रोक सकते हैं अपन चाहें तो। मैं यहाँ लगा देता हूँ ट्राई कैच। ये मैं कॉपी करके ला रहा हूँ यहाँ पर। मेन सेकेंड थ्रेड हमने स्टार्ट करी, मैंने सेकेंड थ्रेड स्टार्ट कर दिया और यहाँ बोल दिया है स्लीप। अच्छा, यहाँ थ्रेड लगाना जरूरी है। अब देखना आप, अगर मैं अब डायरेक्ट स्लीप लिखूंगा ना, तो एरर आ गई यहाँ पर। क्यों आगे दिख रहा है, देखो, स्लीप इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप, क्योंकि वो थ्रेड क्लास की और मेन को पावर नहीं है। स्टैंडर्ड थ्रेड क्लास में ऐसा कर सकता हूँ, तो हमने यहाँ थ्रेड ले लिया। हाँ, टाइम बढ़ा दें, इसके दूसरे तरीके भी ये पढ़ेंगे हम। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया 10,000, 10 सेकेंड के लिए ब्लॉक कर दिया। क्लियर? और अब मैं रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि मेन दोनों को स्टार्ट कर देगी। अब मेन टर्मिनेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेन में हमने उसको ब्लॉक कर दिया, होल्ड कर दिया अभी 10 सेकेंड्स के लिए। ये सारी थ्रेड फिनिश हो गई। अब मेन थ्रेड एंड हुई कब? ये सारी थ्रेड के टर्मिनेशन के बाद। फिर चाइल्ड थ्रेड 1 एंडेड और 2 एंडेड। मैं वो टाइम और बढ़ा दूंगा, तो ये दोनों और पहले फिनिश हो जाएगी। तो ये कंट्रोल प्रोग्रामर के पास है सारा। तो मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि स्लीप मेथड में किसी भी थ्रेड में लगा सकता हूँ। जहाँ भी आपने टाइम डाला, वेटिंग टाइम दिया, वो थ्रेड उतनी देर के लिए रनेबल रनिंग स्टेट से बाहर हो गई। जैसे टाइम फिनिश होगा, ये रेडी क्यू में आके लग जाएगी। लगेगी तो मेन को भी रिस्पॉन्स देगा वो। तो मेन एंडेड वाली जो लाइन है वो बाद में एग्जीक्यूट हुई, जब तक थ्रेड 1 2 साइमल्टेनियस स्विच हो चुकी थी पूरी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है
ये जो बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। कैसे हम दो थ्रेड्स को रोटेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा अपने को। स्लीप मेथड का रोल आपको समझ में आ गया होगा। थ्रेड क्लास में कंस्ट्रक्टर को भी मैंने यूज़ करके आपको एक तरीका बता दिया। इसके आगे और यूज़ केस देखेंगे हम। जब हमें समझ में आ गया कि हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं तो कहीं और काम भी कर पाएंगे हम। तो अभी हमने बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास का यूज़ करके हमने मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, थ्रेड आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रनेबल इंटरफेस को हम कैसे यूज़ करते हैं किसी थ्रेड को बनाने में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।